हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा राइटर और मेनली क्रिटिक है टीएस इलियट, थॉमस टेरेंस इलियट। तमाम लेक्चर जो होंगे तकरीबन हम उर्दू में मैं आपको डिलीवर करूँगा, होंगे इंग्लिश में। चूँकि आप इंग्लिश कर रहे हैं तो सिर्फ ये है कि आपकी सहूलत के लिए कि आपको कंसेप्ट ज़रा अच्छे बन जाएंगे। इसको आप ऑडियो में भी सुन सकते हैं। मैं तकरीबन तमाम राइटर तमाम और सब्जेक्ट्स की उर्दू में ज़रूर बनाऊंगा। तो पहला जो राइटर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है थॉमस टेरेंस इलियट। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सितंबर 26 1888 है और जो इसकी डेथ है वो जनवरी 4 1965 है। क्रिटिक है, सिस्टर वन ऑफ द रिनाउंड 20th सेंचुरी मेजर पोएट्स। ठीक है, इसके बाकी और क्या क्या काम है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अर्ली लाइफ एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टीएस इलियट। लुइस मिसौरी 1888 में इसकी बर्थ हुई और एक इंडस्ट्रियल सिटी है यूएसए के अंदर। 1898 से 1905 तक इसने इलियट अटेंडेड स्मिथ एकेडमी में इसने यानी शुरू में स्टडी अपनी जो है ना अपनी पढ़ाई की। फिर ही इंक्लूडेड यानी इसने लैंग्वेजेस पढ़ी, लैटिन पढ़ी, ग्रीक पढ़ी, फ्रेंच, जर्मन। ठीक है, इसमें आप इसकी जितनी भी आप स्टडी करेंगे ना इसकी इलियट की, तो ये सबसे ज़्यादा जो फोकस देता है ना वो क्रिश्चियनिटी यानी ओल्ड नॉलेज। कहता है कि इंसान को स्टार्ट से जितना भी नॉलेज है ना वो सारा हासिल करना चाहिए। इसके अलावा इसने ग्रेजुएशन की मिल्टन एकेडमी से और मैसाचुसेट्स फॉर प्रिपरेटरी यानी शुरू के सालों में। फिर ही स्कोफील्ड थियर से मिला हो लेटर, जिसने इसकी वेस्टलैंड यानी 1922 में इसकी वेस्टलैंड एक पोइम थी वो शाया करे, जिससे इसको एक सेलिब्रिटी के तौर पर बन गया। इसके अलावा इसने फ़िलासफ़ी पढ़ी हार्वर्ड कॉलेज से 1906 से 1909 तक, अर्निंग हिज बैचलर डिग्री। वहाँ से अपनी इसने बैचलर डिग्री हासिल की हार्वर्ड कॉलेज से। 3 साल के बाद उसके अलावा इसने सोरबोनी पेरिस से भी इसने मार्टन कॉलेज और ऑक्सफोर्ड से भी एजुकेशन हासिल की। इसके बाद इसका लव सॉन्ग है 1915 में इसने लव सॉन्ग लिखा। अच्छा, ये इसकी बेसिक हिस्ट्री जो है, ये डेटें वगैरह हैं, ये अगर आप सरगोदा यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो वहाँ इसके एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। उसके अलावा अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से कर रही हैं तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में इसका फ़ायदा हो सकता है कि आप इसमें अगर डेट्स यानी मेंशन करते हैं तो उसका एक अच्छा इंप्रेशन होता है। फर्स्ट पोइम इसकी वेस्टलैंड, इसको लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक 1915 से। उसके बाद वेस्टलैंड 1922 में इसको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। तो इसने कॉलेज में, बैंक्स में और डिफरेंट न्यूज़पेपर में यानी एक क्रिटिक के तौर पर भी काम किया है न्यूज़पेपर में। वहीं से आगे फिर इसने सारी ज़िंदगी ये अपनी पोएम जो शाया करवाता रहा वगैरह वगैरह। इसने जब क्रिश्चियन यानी फेरियन क्रिश्चियनिटी कबूल की तो वो इसकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। इसने 6 ड्रामाज लिखे। उसने मैरिड शादी जो पहले की वो वेवन हाईवुड इन 1915 में की, जो कि 1947 में उसकी वफात हुई है। इसकी पिक्चर मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो जब वो यानी इसकी डेथ हो गई 1947 में, तो इसने फिर सेकंड मैरिज की अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी से, वेटरिया फ्लेचर से। इसको नोबेल प्राइज़ मिला 1948 में। इसके मेजर वर्क्स क्या क्या हैं? लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक 1915,
द वेस्ट लैंड है 1917, जो कि 1922 में भी उसकी पब्लिकेशन हुई। आश वेडनेसडे है 1930 है। उसके बाद फोर क्वार्टर्स है 1943 है। ही रोट द यूज़ ऑफ पोट्री एंड द यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म आफ्टर स्ट्रेइंग गॉड 1934। इसके अलावा इसका जो दौर है, यानी इसकी एज में क्या क्या ख़ास बातें आपको नज़र आएंगी। इसकी पोइम्स जो आप देखते हैं वो शाया होती हैं 1915 से, यानी लव सॉन्ग से। तो आप अगर आपकी जनरल नॉलेज में तो 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, तो उस दौर में जो है बहुत ज़्यादा एक जंग की वजह से लोगों में एक तशद्दुद वाला ज़हन बना हुआ था और मादियत परस्ती की तरफ लोग बहुत ज़्यादा, यानी रुझान था लोगों का, और मज़हब से लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे थे। स्टेज में सिर्फ स्पिरिचुअलिटी यानी मजहबी जन बिल्कुल ख़त्म हो रहा था। साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही थी, इजादात हो रही थी, तो एक तरह की बेयकीनी और मायूसी का माहौल था। और राइटर भी उस दौर के थे, तो वो ये कोई नए, यानी चाहते कि नए वेज बनाए जाए, नए रूल्स हों, नए मेथड, जिससे वो अपनी यानी राइटिंग पब्लिश करा सकें। और अब उनको यानी थोड़ी सी आज़ादी वो भी चाहते थे हर तरह की। साइंस और इन्वेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। पीपल वर मूविंग टुवर्ड नॉलेज एंड मूविंग अवे फ्रॉम रिलीजन। और आपको पता है जब साइंस हो तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीज़न होती है, और बहुत ज़्यादा तरक्की होगी उस दौर में। देयर वाज इफेक्ट ऑफ कार्ल मार्क्स, एक राइटर हैं जो तशद्दुद के बारे में लिखते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट था उस दौर में। पीपल वर एम्फसिसिंग इक्वलिटी ऑफ रिलेशंस। लोग जो है वो बराबरी की सतह पर रिलेशंस को बना रहे थे। उसके अलावा इसको ये शोहरत कहाँ से मिली? Before Eliot, there was no writer or critic who could describe the duty of a critic. इलियट से पहले यानी कोई भी राइटर इस लेवल का नहीं था, या कह लें कि इतनी शोहरत नहीं किसी को मिली जितनी इसको मिली एज अ क्रिटिक। यानी जितने भी तंजिया नगार इससे पहले थे वो अपना रोल यानी अच्छी तरह अदा नहीं कर रहे थे, या उनको पता ही नहीं था कि एक तंजिया नगार या तनकीद करने वाला जो है उसका रोल क्या है, वो किस तरह यानी उसने अपना रोल अदा करना है। क्रिटिक यानी जो इलियट है, इसने अपने दौर में आके इसके लिए बहुत ज़्यादा यानी रूल्स बनाए कि क्रिटिक क्या होता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इंडिविजुअल के लिए क्या है, एक राइटर के लिए क्या होना चाहिए, पोइट के लिए क्या होना चाहिए। उस दौर के जो यानी क्रिटिक्स थे वो उसी नॉलेज को यानी कोई तजिया अच्छा नहीं कर रहे थे, उसी तरह बयान कर रहे थे। कोई नया फ्लेवर नहीं था, कोई यानी नया रुझान नहीं था, कोई नया मॉडल नहीं था कोई भी पेश कर रहा। इसलिए एक ज़रूरत थी कोई बंदा ऐसा हो जो हमें नया एक मॉडल दे कि या क्रिटिक कैसे होनी चाहिए, कैसे तजिया होना चाहिए, कैसे तनकीद होनी चाहिए। तो इलियट से पहले एक क्रिटिक था टी.एस. हॉलमी, उसका थोड़ा सा एक फैक्ट आया था, तो ये भी उसको फॉलो करता है अपनी नॉलेज के अंदर, अपनी राइटिंग के अंदर। दोनों जो हैं वो एंटी रोमांटिक पॉइंट्स हैं, ये एक चीज़ इनकी सेम थी। इलियट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी, इसके अलावा बहुत से राइटर से, दूसरों से भी। अच्छा, इसकी मेन चीज़ ये है कि ये पहले जो राइटर थे अगर वो पढ़ते थे किसी को या किसी से असरअंदाज होते तो उसी को बयान करते थे, लेकिन इलियट्स में आप ये देखेंगे कि ये क्या करता है कि सारे राइटर्स में के नॉलेज को लेता है और उनको बाद में मिक्स करके एक नया फ्लेवर बना देता है। और यही इसकी यानी पहचान है कि ये एक नई चीज़ देता है। ये एक टर्म थी सुरियलिज्म। इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ बेस्ड ऑन दैट मैन शुड अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। यानी हर तरफ बंदा ड्रीम्स में अपन वो रियलिटी को कबूल ही ना करे, यानी जो प्रैक्टिकल वर्ड उसमें आया ही नहीं, ख्वाबों में ही रहे हर वक्त। और लास्ट पे थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं इसके बाद जो है ना इसकी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मसलन टीएट्स, आइडियाज़ ऑफ ट्रेडिशन, उसके अलावा
फंक्शंस ऑफ क्रिएटिंग वगैरह वगैरह, यानी इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सबके ऊपर वीडियोज़ इंशाल्लाह बनाऊँगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें,